हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री की ये 5वीं क्लास पेश कर रहे हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। तो चलिए आज की इस वीडियोज़ को हम उन्हीं कंटिन्यूस प्रश्नों के साथ में शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उपनिषद। दोस्तों उपनिषद क्या है पूछा गया है। उप और निषद ये दोनों अलग अलग शब्द है। देखिए हम जानते हैं उप का अर्थ हुआ समीप और निषद का अर्थ हुआ बैठना, समीप बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहे जाते हैं। विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर सामने बैठकर प्राप्त करना ही क्या होता है, उपनिषद होता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में होने के कारण ये उपनिषद है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। इसकी कुल संख्या, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद, इन 108 में से प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 12 प्रमुख उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। तो वही सवाल पूछ लिया गया कि प्रमुख उपनिषदों की संख्या क्या है, प्रमुख उपनिषदों के नाम बताइए। देखिए 12 उपनिषद दे रखे हैं। इस कैन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय और ऐतरेय छांदोग्य कौशितकी बृहदारण्यक श्वेताश्वर बृहदारण्यक श्वेताश्वर कैशितिकी छांदोग्य ऐतरेय तैत्तिरीय, ये दोस्तों उपनिषदों के नाम दे रखे हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा सवाल रहेगा 8 प्रमुख महाजनपदों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिए। महाजनपदों के नाम पूछे जाते हैं, एग्जाम इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए सबसे पहला महाजनपद है अंग, राजधानी है इसकी चंपा। पहले तो उपनिषदों के महाजनपदों के नाम देख लेते हैं। अंग रहेगा, मगध रहेगा, काशी रहेगा, कौशल, वज्जी और मल, चैदी और वत्स, ये 8 महाजनपद है। अब इसकी राजनीति भी साथ साथ में, राजनीति जो राजधानी है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अंग की राजधानी रहेगी चंपा, मगध की राजधानी है गिरी ब्रज, काशी की राजधानी है वाराणसी, कौशल की राजधानी है सरस्वती, वज्जी की राजधानी है वैशाली, मल की राजधानी है कुशल नगर या फिर पावा। कुशल नगर तथा पावा ये मल की राजधानी है। चेदी की राजधानी है शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, और वत्स की राजधानी रहेगी कौशाम्बी, है ना। कौशाम्बी है वत्स की राजधानी। देखिए इसको, इस वीडियोस को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और टाइम टाइम पर आप दोस्तों रेगुलर देखते रहिएगा। आपको दोस्तों ये जरूर, केवल वीडियोस देखने से याद हो जाएगा, है ना। कि अगर टाइम है तो वीडियोस देखना सही रहेगा। अगर चाहें तो आप 1 वीक सीरीज को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। संथागार, एग्जाम इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। संथागार महाजनपद काल में गणराज्यों की व्यवस्थापिका का होना ही क्या है? संथागार। राज्य के कुलीन वर्ग के साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधि संथागार के सदस्य होते थे। इस संथागार की विधायी प्रक्रिया वर्तमान संसदीय शासन के अनुरूप थी। वर्तमान संसदीय शासन है उनके अनुरूप ही इस संथागारों की विधायी प्रक्रिया चलती रही। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल रहेगा महाजनपद काल के गणतंत्रों के नाम लिखिए। महाजनपद काल को लेकर सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में महाजनपद काल को लेकर अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, व्यवस्थाएं दे रखी हैं, महाजनपद काल को टॉपिक दे रखा है ना। तो देखिए महाजनपद काल के समय गणतंत्रों के नाम बताइए। देखिए समकालीन गणतंत्र थे वो कितने थे? 10 गणतंत्र राज्य थे। यानी कौन से समकालीन? महाजनपद काल के समकालीन 10 गणतंत्र राज्य थे। पहला है कपिल वस्तु के शाक्य, शुमार गिरी के मग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये दोस्तों दे रखे हैं गणतंत्रों के नाम, गणतंत्र राज्यों के नाम। देखना ये दोस्तों एग्जाम इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है और जितना याद रहे उतना दोस्तों लिख के आइएगा। अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि गणतंत्र राज्यों को लेकर, तो देखिए गणराज्यों के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए गणराज्यों की व्यवस्था भी अपने आपको पूछे कि महाजनपद काल के गणतंत्रों के नाम लिखिए, ये पूछा आपको, तो ये गणतंत्र है, राज्य है, वो नष्ट क्यों हुए, इसके पतन के कारणों को लेकर सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहला कारण है गणराज्यों में एकता का अभाव। गणराज्यों पतन क्यों हुआ, गणराज्यों का नष्ट होना क्यों हुआ, इनके कारण क्या है, तो गणराज्यों में एकता का अभाव, जितने भी राज्य थे उसमें एकता नहीं थी। संथागारों में दलबंदी, मगध का उत्कर्ष, फूट डालने की नीति, गणराज्यों में गोपनीयता का अभाव, ये दोस्तों गणराज्य की पतन का नष्ट होने का कारण है। देखिए अगला सवाल, आइए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है कि धम्म महामात्र से क्या तात्पर्य है। धम्म महामात्र का क्या अर्थ है, इससे क्या अर्थ निकलता है धम्म महामात्र से। देखिए समझते हैं इसको। धम्म महामात्र की नियुक्ति मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक का धम्म आपने सुना होगा, तो धम्म महामात्र है, इसकी नियुक्ति है वो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा की गई। इसका प्रमुख कार्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना तथा धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के सुख एवं हितों का ध्यान रखना है। धम्म महामात्र का एक ही काम था कि सबसे पहले धम्म महामात्र किसने दिया था, तो अशोक के द्वारा दिया गया था। अशोक ने क्या किया, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था ये अशोक, तो इसी के लिए, इस बौद्ध धर्म के लिए धर्मानुसार यानी कि धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करने वाले जो लोग थे उसको सुख और उसके हितों का ध्यान रखने के लिए धम्म महामात्र की स्थापना की गई। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। समझ गए अच्छी तरीके से। दोस्तों हमारा अगला सवाल है अशोक के धम्म की विशेषता बताइए। अशोक का जो धम्म है इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता है सार्वभौमिकता, सभी धर्मों का सार ही क्या है, अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार है। नैतिकता पर बल दिया जाता है, अशोक के धम्म में नैतिकता पर बल दिया जाता है। और धार्मिक सहिष्णुता उसकी क्या है, धार्मिक सहिष्णुता है। और अहिंसा, अहिंसा भी इसकी विशेषता है, अशोक के धम्म की विशेषता कि हिंसा न हो, अहिंसा। अहिंसा, हिंसा का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल जो एक तरीके से वाद विवाद होता है वो हिंसा फैलाना होता है। अगर अहिंसा कहें तो हिंसा का न होना, है ना, एकदम शांति होना। धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अभाव, इस अशोक के धम्म में जो धार्मिक पाखंड होते हैं आजकल, तो उस धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अभाव भी इस अशोक के धम्म में मिलता है, इसकी विशेषता है। फिर आता है व्यवहारिकता, जो व्यवहार में है, जो रियलिटी है, व्यवहारिकता भी इस अशोक के धम्म की विशेषता है। तो एक बार पुनः, सार्वभौमिकता, सभी धर्मों का सार, नैतिकता पर बल, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अभाव, व्यवहारिकता इस अशोक के धम्म की विशेषता के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मथुरा कला शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। मथुरा कला शैली की प्रमुख विशेषताओं को लेकर सवाल पूछा गया है, हम इसको समझते हैं। लाल बलुए पत्थर से निर्मित मथुरा कला शैली है वो किस पत्थर से निर्मित है, लाल बलुए पत्थर से निर्मित होती थी। अगली विशेषता है विशाल आकार तथा भौतिकवाद के लिए प्रसिद्ध है, विशाल आकार का होना और भौतिकवाद के लिए भी मथुरा कला शैली प्रसिद्ध है। बुद्ध प्रतिमाओं को प्रभा मंडल से सुशोभित किया गया है, बुद्ध प्रतिमा है उनको प्रभा मंडल से भी सुशोभित किया गया है, ये भी इसकी विशेषता है। और पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार ये मथुरा कला चलती है, तो ये भी एक प्रकार की विशेषता इसकी है। यानी दोस्तों इसको मथुरा कला की विशेषताओं को लेकर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए इसी के चलते एक और सवाल बन गया कि गांधार कला की विशेषता बताइए। सवाल पूछा जा सकता है, गांधार की बुद्ध प्रतिमाएं नीले शिष्ट पत्थर, स्लेट पत्थर या कच्चकारी के काम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख दी कि जो गांधार कला शैली है वहां पर जो बुद्ध की प्रतिमा है वो नीले शिष्ट पत्थर की बनती है, स्लेट पत्थर की बनती है, कच्चकारी के काम से भी जानी जाती है। ये कला कौन सी, गांधार कला। इसमें बुद्ध के शरीर को यथार्थवादी शैली में युवा, मांचल और बलिष्ठ दिखाया गया है। बुद्ध का जो शरीर है, मूर्ति जिस प्रकार से बुद्ध की बनी है, तो उसमें उस मूर्ति का जो आकार है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि वो युवा लगते हैं, मांसल लगते हैं, बलिष्ठ लगते हैं, एक बलवान व्यक्ति बैठा हो, इस प्रकार का वो गांधार शैली कला का प्रदर्शन वहां पर दिखता है। प्रभामंडल सादा है, गांधार कला का प्रभामंडल है वो एक प्रकार का सादा प्रभामंडल है। दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि गुप्त काल में आय के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। गुप्त काल में आय के कौन स्रोत हुआ करते थे। देखिए भाग कर, ऊपरी कर, भोग कर, उपद्र कर और भूतोवात प्रत्याय कर,
इस प्रकार के कर लगाए जाते हैं। चलिए इसको हम जानते हैं कौन से। सबसे पहला है भाग कर, यानी कि कृषि उपज का 1/6 भाग है वो ले लिया जाता था। यानी कि किसी किसान के खेत में जो भी फसल हुआ करती थी उस फसल के उत्पादन का 1/6 भाग है वो ले लिया जाता था। इस प्रकार से इसको भाग कर कहा जाता है, नहीं उसमें से भाग किया जाता था। फिर था ऊपरी कर, एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था जिसको ऊपरी कर भी कहा जाता था। अगला है भोग कर, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि की भेंट होती थी, उसको भोग कर कहा जाता है। राजा को दिया जाने वाला फल सब्जी फूल तो इसको भोग कर कहा जाता था। फिर आता है उपद्र कर, उपद्र नहीं उद्रंग कर, एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था, उद्रंग है ना। फिर रहता है भूतोवाद प्रत्याय, विदेशी वस्तुओं की आयात पर लगाकर, जो विदेश से वस्तुएं आती थी उस पर लगाया जाने वाला कर है उपद्र, है ना। उपद्र नहीं यार, उद्रंग कर हुआ करता था, सॉरी। उद्रंग तो है एक प्रकार का भूमि कर, और भूतोवाद प्रत्याय कर है वो विदेशी वस्तुओं से आयात माल पर लगने वाला शुल्क हुआ करता था, उसको ही भूतोवाद प्रत्याय कहा जाता था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन कला की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, गुप्तकालीन कलाओं की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। सौंदर्य और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्च कोटि का होना। जो गुप्तकालीन कला है, सॉरी गुप्त कला, बिल्कुल सही दोस्तों। गुप्त कला की प्रमुख 3 विशेषता, गुप्तकालीन जो कला हुआ करती थी उस कला की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहली कला है, उस कला की विशेषता है कि सौंदर्य और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्च कोटि का होना। सौंदर्य का होना और भावाभिव्यक्ति यानी कि भाव की अभिव्यक्ति, भाव को प्रकट करने की दृष्टि से, है ना। फिर है कला का विशुद्ध भारतीय होना। जो गुप्तकालीन कला है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है ना। फिर आता है सादगी के साथ सुंदरता का समावेश। बिल्कुल सादगी है और साथ ही साथ में सुंदरता का भी समावेश है। दोस्तों अगला सवाल बनता है कि गुप्त युग के प्रमुख विद्वानों और उसकी रचनाओं के नाम बताइए। गुप्त युग में जो विद्वान थे उन विद्वानों के नाम प्लस में उसकी रचनाओं को भी बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि गुप्त युग के विद्वानों और उसकी रचनाओं को लिखिए। पहला है आर्यभट्ट, अगला है वराह मिहिर, अगला है ब्रह्मगुप्त, अगला है नागार्जुन। ये दोस्तों 4 गुप्त युग के प्रमुख विद्वान हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। पहला आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया, वराह मिहिर के द्वारा बृहजातक लिखा गया, पंच दांतिका लिखा गया, बृहत हिंसा लिखा गया, बृहत संहिता लघु जातक, ये किसने लिखा, मिहिर के द्वारा। फिर आता है ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया, नागार्जुन के द्वारा लोक शास्त्र रत्नाकर और योग्य मंजरी की रचना नागार्जुन ने की। दोस्तों आज की इस वीडियोस में इंपॉर्टेंट सवालों को हमने करवाया। अगली क्लास के अंतर्गत हम लोग निबंधात्मक प्रश्नों से शुरू करेंगे। देखिए निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार कर लिया गया है। अब अगली वीडियोस में निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, अपने जो कॉलेज ग्रुप है उसके साथ में। ओके, तो दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छी तरीके से डे बाई डेज 1 बाई 1 करके अच्छी तरीके से छोटी छोटी क्लासों में पेश करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देवे। जय हिंद।